नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ पे मैं आपको 50 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। उनमें से आपको एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाएंगे और 1 मार्क के क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम करने वाले हैं कंप्लीट 50 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन आप जब देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का। और मैं बता दूं कि ये लेवल आपके बोर्ड में भी आता है और आपके स्कूल में भी यही लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ ये वीडियो शिद्दत से आराम से देखिएगा, हर एक स्टेप समझिएगा, बिकॉज इट्स अ मैथ। ठीक है, मैथ में मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि ये का ये क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, हाँ, पर ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देंगे, वो मैं आपको बोल सकती हूँ। वैल्यूज़ डिफर कर सकते हैं टीचर, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अंदर मैथमेटिक्स है। तो इसके लिए आप कैसे सॉल्व करना है वो ज़रूर देखिए, सो दैट जब आपके स्कूल में क्वेश्चन आया तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, प्रॉबेबिलिटी ऐसा है कि शायद 80% सेम का सेम क्वेश्चन आ भी जाए, बट फिर भी मैं 20% का चांस ज़रूर लेती हूँ, बिकॉज टीचर्स के पास बहुत सारे मटेरियल होते हैं, वो कैसे भी क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकते हैं, उनमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो बच्चा ये वीडियो अच्छे से देखिएगा और शुरू करते हैं अभी का सेशन। आइए बच्चों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है? √6 होगा, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। √3 भी नहीं है। √4 परफेक्ट स्क्वायर है। इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो ये 2 तो रैशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया रैशनल नंबर, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? √4। ओके, नेक्स्ट, द HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़। अब 15 के फैक्टर्स क्या हैं? 3 × 5। 35 के फैक्टर्स क्या हैं? 7 × 5। कॉमन नंबर कौन सा है? 5 है, तो HCF क्या आ गया? 5। ओके, नेक्स्ट, इफ़ x - ky = 2 and 3x + 2y = -5 has unique solution, then find the k। अब देखो, x - ky = 2, इसको हम कंपेयर कर लें a1 के हिसाब से, तो a1 क्या होगा? 1, b1 क्या है? -k, और c1 क्या है? 2, और 3x + 2y = -5 में a2 क्या है? 3, b2 क्या है? 2, और c2 क्या है? -5। यूनिक सॉल्यूशन क्या कहता है? यूनिक सॉल्यूशन कहता है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, यही कहता है। ठीक है, तो कोई भी दो आप क्राइटेरियाज ले लो, मैं ये दोनों ले लेती हूँ बिकॉज के उसी में मिल रहा है मेरे को। तो a1 की जगह 1 लगा दिया, a2 की जगह 3 लगा दिया, नॉट इक्वल्स टू b1 की जगह -k लगा दिया और b2 की जगह 2 लगा दिया। ओके, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो 2/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -k। इसका मतलब ये है, अच्छा माइनस यहाँ पे ले लो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? k की वैल्यू -2/3 नॉट इक्वल टू, इसका मतलब कि k की वैल्यू -2/3 नहीं होगी और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 4x + 5y = 7 एंड x = -4/3 देन फाइंड y। इजी, कुछ है ही सब। 4x + 5y = 7, 4 अब ये x की जगह पर -4/3 लिख दूँ, + 5y = 7, ये वहाँ पे ले लेते, इसको अंदर ले लेते, तो कॉन्स्टेंट्स एक साथ हो जाएंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा? 4 - 4/3 - 7 = -5y। ओके, सो अब क्या कर ले बेटा, ये 3 है तो इसको रेसिप्रोकल कर ले, तो 4 इसको उल्टा कर दो। ठीक है, ऊपर की तरफ लेके आओगे ना, तो क्या हो जाएगा? × 3/-4। ओके, -7 = -5y, 4 कैंसिल, माइनस की साइन यहाँ पे आ गई, तो -3 - 7 = -5y, -10 = -5y, -10/-5 1 ज़ा 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2। डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ़ x, y एंड z आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो LCM क्या होगा? LCM क्या होता है? तीनों का मल्टीप्लाई, तो x, y और z LCM हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री x + y की वैल्यू क्या होगी? देखो, अब पहले y यहाँ पर नीचे से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4, तो y कितना हो गया बेटा? 4 आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या आ गया बच्चा? अपने पास 4 आ गया। ठीक है,
अब ये x क्या है, x इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा 20, तो x कितना आया 20, तो x + y इन्होंने बोला है, तो दैट इज़ 20 + 4 कितना हो जाएगा 24। डन। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द ग्राफ ऑफ y = mx + 3 passes थ्रू द पॉइंट 2,11 देन फाइंड m। बहुत सिंपल सी बात है, y = mx + 3, आपको 2,11 दिया है, इसको आप x, y कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, तो y की जगह 11 लिख दो, m x की जगह 2 + 3, 11 = 2m + 3, ये 3 को यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, सो 11 - 3 = 2m, 11 - 3 कितना होगा 8, 8 = 2m, 8/2 = m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a - b = 2 एंड a + b = 4, अगर a और b की वैल्यू x और y है तो x और y की वैल्यू निकालो। ठीक है, देखो a - b आपको 2 दिया हुआ है और a + b = 4 दिया हुआ है, तो चलो पहले तो हम इसको कटिंग कर लेते हैं, एलिमिनेशन करके ये चला गया, तो 2a = क्या हो गया 8, a = 8/2, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4। अब a की वैल्यू एक्चुअली क्या है x, a की वैल्यू अपनी 4 आई और इन्होंने क्या दिया हुआ है x दिया हुआ है, विच इम्प्लाइज कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिमिलरली b निकालना है, तो दोनों में से कोई इक्वेशन ले लो, उसमें a की वैल्यू अप्लाई कर लेते हैं, इसको वहाँ पे ले लिया, इसको अंदर ले लिया, तो 2 = b, b की वैल्यू 2 आ गई। अब b एक्चुअली क्या है y, तो b = y = 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, सिंपल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने ये 50 क्वेश्चन कर लिए ना, ठीक है, तो आपका सेक्शन एक कंप्लीट, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये जैसे सम्स कर रहे हैं ऐसे ही सम्स आएंगे। देखिए हो सकता है कि वैल्यू यहाँ पे कुछ और दी गई हो, ठीक है, 4 की जगह 6 दे दे और 2 की जगह 4 दे दे, इतना तो देखो टीचर अपने चेंजेस कर सकते हैं, बट यू कैन सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यही क्वेश्चंस और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पेपर के अंदर, इसके लिए ये प्रैक्टिस जम के कीजिए ताकि स्कूल के क्वेश्चंस को आप इजीली क्रैक कर सकें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, इफ़ HCF of AB = 7 and LCM is 385, then find the product। अब देखो फॉर्मूला होता है ना, HCF × LCM = A × B। HCF कितना दिया हुआ है 7, LCM कितना है 385, आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्रोडक्ट, मतलब कि A × B फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 385 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 8 ज़ा 56, 59 हो जाएगा, 7 3 21, 21 + 5 26। ओके, सो A × B की वैल्यू क्या आ गई 2695। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। ओके, अब AP के फर्स्ट n टर्म्स की हमें वैल्यू निकालनी है। सो Sn = फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, Sn = n/2 2a + n - 1d। अब ये वैल्यूज़ दी हुई, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, a का a ही हो गया, d क्या हो जाएगा 3a - a होगा, तो दैट इज़ 2a। ठीक है, तो चलो n की जगह तो n ही रहेगा, 2a + n की जगह n रहेगा और d की जगह क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, सो n/2 2a प्लस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2a × n इज़ 2an minus 2a × 1 is 2a, 2a कैंसल आउट, क्या बचा हमारे पास n/2 और यहाँ पे क्या बचा 2an, 2 कैंसल आउट, तो Sn = n × n क्या हो जाएगा n², तो आंसर क्या आया n²a, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफ़ 2k + 1 13 और 5k - 3 आर द 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, तो हमें k निकालना है। देखो ये तीनों कंजिक्यूटिव टर्म्स हैं AP के। अब AP का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, बेसिकली AP का पॉइंट ही होता है ना, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो अब अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2k + 1,
सेकंड टर्म है 13 और थर्ड टर्म है 5k माइनस 3। तो अगर मैं d निकाल देती हूँ पहले में से तो मैं a2 माइनस a1 लिखूँ और दूसरा में a3 माइनस a2। सेम AP है तो ये d दोनों का सेम ही होगा, तो कहना है राइट a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a2 क्या है 13 माइनस a1 क्या है 2k प्लस 1। बाहर माइनस है इसके लिए ब्रैकेट में अप्लाई किया ताकि साइन चेंज करने में डिफ़िकल्टी ना हो। a3 क्या है 5k माइनस 3 माइनस a2 क्या है 13। ठीक है, चलो 13 माइनस 2k माइनस प्लस माइनस 1, 5k माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16। ओके 13 माइनस 1 कितना होगा 12, 12 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 5k माइनस 16। k एक तरफ ले लेते हैं और नंबर्स एक तरफ ले लेते हैं, तो माइनस 2k, ये 5 यहाँ पे आएगा माइनस 5k इक्वल्स टू माइनस 16 और ये 12 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 12। ठीक है, कितना आएगा माइनस 7k माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस 28। k इज इक्वल्स टू माइनस 28 डिवाइड बाई माइनस 7, 1 ज़ा 4 ज़ा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फॉर गिवन AP इफ़ a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8, देन an की वैल्यू क्या होगी। अब ठीक ही है ना, an की फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो an इज इक्वल्स टू a की जगह पर 7, n की जगह पर 8 माइनस 1, d की जगह पर 3। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और यहाँ पे क्या आया 3। 7 प्लस 7 3 ज़ा 21, कितना हो जाएगा 28। तो an कितना आया 28। अब इजीली आपको a 8 भी बोल सकते हैं क्योंकि n की जगह पे 8 लगा सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये टोटल 8 जो 8th टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ a 18 माइनस a 14 इक्वल टू 32 तो d क्या होगा। चलो अब a 18 को हम लोग a प्लस 17d लिख सकते हैं। आपने मेरा AP का वीडियो देखा होगा जो मैंने फर्स्ट टर्म के लिए बना के रखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, मैंने उसमें बताया कि हमें कैसे ले सकते हैं, तो वो वाले वीडियो ज़रूर देख लेना। वो आपके फर्स्ट टर्म क्वेश्चंस मैंने सारे इंपॉर्टेंट डाले हुए हैं, उसके बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ लिख के दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ वो वाले वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, मैंने काफ़ी सारे चैप्टर के वीडियो बना के रखे हुए हैं। प्लेलिस्ट आपको पहला पड़ाव और अद्भुत बैच, इन दोनों प्लेलिस्ट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है बच्चा, चलिए a प्लस ओके a 18 को a प्लस 17d लिख सकते हैं और a 14 को a प्लस 13d लिख सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस 17d माइनस a माइनस प्लस माइनस 13d इज इक्वल्स टू 32। a कैंसिल आउट हो गया, 17 माइनस 13 कितना आया 4d इज इक्वल्स टू 32। तो d इक्वल्स टू 32 अपॉन 4, 1 ज़ा 8 ज़ा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8। डन, चलिए नेक्स्ट। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं, तो एंगल्स आपको निकालने हैं। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF सिमिलर हैं। एंगल A 45 है तो एंगल D भी 45 होगा, एंगल सेम होते हैं। एंगल E 56 है और हमें एंगल C निकालना है। अच्छा, अब एंगल E 56 है तो एंगल B भी कितना होगा 56। अब एक ट्रायंगल में एंगल्स का प्लस कितना होता है बेटा 180 होता है, तो एंगल A 45 एंगल B 56 मिल गया, तो एंगल C हम निकाल सकते हैं ना आराम से। कितना हो जाएगा 11 101 है ना, तो 101 प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल C इक्वल्स टू 180 माइनस 101, सही प्लस किया ना मैंने, 45 प्लस 56 15, हाँ ठीक है। तो 180 में से 101 माइनस कर लेते हैं, कितना आया 79। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दिया हुआ है आपको, चलो बना लेते हैं हम लोग। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दिया हुआ है। ट्रायंगल ABC में एंगल A 50 डिग्री, एंगल B 70, एंगल C 60। ठीक है, यहाँ पे एंगल D 60 है, E 70 है और F 50 है। तो ट्रायंगल ABC
का सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा। अब देखो ए कितना है 50 है और इस वाले एंगल में 50 कहाँ पर एफ है, मतलब कि ए के साथ कौन जाएगा, एफ जाएगा। फिर बी आता है, बी में 70 है, ई में 70 है, इसके साथ ई जाएगा। सी 60 है और यहाँ पे डी 60 है, तो सी के साथ क्या जाएगा, डी जाएगा। इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी के साथ जो सिमिलर ट्रायंगल जाएगा वो जाएगा एफ ई डी। ठीक है, दैट इज सिमिलरिटी। मतलब क्या होता है ना कि जो एंगल्स जिसके इक्वल है ना उसी से ही सिमिलरिटी का ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है। ये खाली इन्होंने दो ट्रायंगल के नाम बता दिए। अब वो ट्रायंगल ये वाला किस ट्रायंगल मतलब किस वर्टाइसिस के हिसाब से सिमिलर बैठेगा वो हमें ऐसे निकालना है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस आपको कोई नहीं बताएगा। गुजरात बोर्ड की मैं बात करती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा गुजरात बोर्ड का एग्ज़ाम पैटर्न अलग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें अलग होती है। आप शायद कोई भी सीबीएसई का चैनल देखकर चैप्टर तो समझ सकते हैं, नो डाउट, बट कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे आने, वी हैव द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चन लेवल अलग होते हैं, आपके अलग होते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ मैं आपके गुजरात बोर्ड के क्वेश्चन लेवल्स की बात कर रही हूँ। सो मेहनत उस पर करो जहाँ पर आपको फल मिले। ठीक है, गलत डायरेक्शन में मेहनत करने से मेहनत तो करते पर उसका फल नहीं मिलता है। तो इसके लिए प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन, अब आप सोचो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, कि ऐसा आपको पूछा जाए और इनकेस आपको यहाँ पे एमसीक्यू और दिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, प्लीज़ वीडियोज़ को अच्छे से सुनिएगा, सो देर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसा वीडियो आपको गुजरात बोर्ड में कोई नहीं देगा, मार्क माय वर्ड्स। इंग्लिश मीडियम में तो कोई भी नहीं है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी। अब ए पी दिया हुआ है आपको, वैसे कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है ना। A2 क्या है, 1 माइनस 2Q अपॉन 2Q। A1 क्या है, 1 अपॉन 2Q। ठीक है, अब बच्चे क्वेश्चन देखिए घबरा जाएंगे, क्या करना है, तो फॉर्मूला लगा के वैल्यूज अप्लाई करो, अपने आप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो बेटा, नीचे की तरफ सेम डिनोमिनेटर है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो हम ऊपर की वैल्यूज़ को इकट्ठे लिख देते हैं। तो 1 माइनस 2Q माइनस 1, कॉमन में डिनोमिनेटर आ गया 2Q। अब 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या बच गया बेटा, अपने पास बच गया माइनस 2Q अपॉन 2Q, कैंसिल गया तो D कितना आया, -1। देखो है ना आसान। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए घबराने का नहीं कभी भी। चलिए नेक्स्ट, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR सिमिलर है। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC 60 सेंटीमीटर एंड PQR इज़ 30 सेंटीमीटर। PQ 9 सेंटीमीटर है, तो AB कितना होगा। ठीक है, देखो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब इनका आपको दिया है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है इसका, 60 है और इसका पेरीमीटर क्या है बेटा, 36 है। अब बेसिकली इन्होंने कहा है कि AB की वैल्यू बताओ क्या होगी अगर PQ हमें 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ना बच्चा, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब इन्होंने तो हमें कोई साइड दी नहीं है और ना ही हमें बताया कि ट्रायंगल कैसा है। यहाँ पे एक साइड दी, बट अगर ट्रायंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता, स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, कुछ नहीं पता, तो क्या करें। तो देखो बेटा, एक सिंपल सा पॉइंट होता है, यहाँ पे सिमिलर है, यही अगर सिमिलर दिया है तो ही हम इस चीज़ को लगा पाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि पेरीमीटर का रेशियो सेम होता है सबका। आई बात समझ में। तो अगर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का जो रेशियो निकलेगा वही रेशियो उसके साइड्स का भी निकलेगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला। जो पेरीमीटर का रेशियो निकलेगा ना, अगर हम इन दोनों को अपॉन में लिख देते हैं तो वही उनके साइड्स का भी रेशियो निकलेगा, बट ये तब होगा जब ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ध्यान देना। तो ABC का कितना दिया था इन्होंने, 60, और इसका कितना है, 36। AB तो हमें निकालना है और PQ कितना है, 9। डन। ठीक है, तो 6 10 6 6 36। चलिए 10 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 9, ये 9 को वहाँ पे ले लूँ। 10 इंटू 9 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, सो 3 2s 3 3s 2 1s 2 5s, 5 इंटू 3 कितना हो गया बच्चा, 15। तो AB कितना आया, 15 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा कैसे करना है, क्लियर ना। चलो शाबाश, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A आपको दिया हुआ है 5,3 और B आपको दिया हुआ है 3,3।
दो पॉइंट्स दिए हुए तो उनके मिड पॉइंट्स निकालना है। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। तो x1 कितना है 5 प्लस 3 अपॉन 2, फिर से क्या आया 3 प्लस 3 अपॉन 2, 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। आंसर क्या है बेटा 4,3। सो द मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 4,3। डन। चलिए नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x, y फ्रॉम द ओरिजिन इज डैश। फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, तो पॉइंट P है तो OP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा x² प्लस y² ओरिजिन से। ठीक है, तो फॉर्मूला ये जो आपको लर्न ही होनी चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर एंगल B 90 डिग्री है, BD एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब क्या 90 डिग्री हो गया ये भी। देन ट्रायंगल ADB किसके सिमिलर होगा? ट्रायंगल ADB किस ट्रायंगल के सिमिलर होगा? देखो बेटा, अब अगर आप ध्यान दो ADB, ये वाला ध्यान जा रहा है ना ADB, तो ये एंगल D 90 डिग्री है और ये एंगल B 90 डिग्री है, मतलब D के साथ B जा रहा है, तो ये D के साथ क्या लिख दूँ मैं यहाँ पे B लिख दूँ। अच्छा, ये ट्रायंगल ABC आप देखो और ये ट्रायंगल ADB आप देखो, तो एंगल A कॉमन जा रहा है दोनों के अंदर, तो ये एंगल A आ ही गया। अब बाकी क्या बचा? बाकी C बच गया, तो ये क्या हो जाएगा C। तो इसका मतलब कि ADB के साथ सिमिलर ट्रायंगल कौन सा जाएगा? ABC जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? इफ़ A 2,2 B -4, -4 C 5, -8 are the vertices of triangle ABC, then the length of the median through C is dash unit। चलो पहले फिगर बना लेते हैं। A B C 2,2 -4, -4 5, -8 are the vertices of triangle ABC, the length of the median through C। C से एक मीडियन जा रहा है। ठीक है, समझो ये मीडियन को मैं M बोल देती हूँ। ठीक है, तो ये फाइन देन द लेंथ ऑफ द मीडियन, ये जो लेंथ है ना मीडियन का लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, तो CM क्या है वो हमें निकालना है यहाँ पर। देखो बेटा, फिर इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम ना इसे कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो पहले सेक्शन फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट्स आएगा। अभी मिड पॉइंट है ना, ये CM जो है वो मीडियन है, मीडियन मतलब कि ये इसको इक्वल हिस्सों में काटेगा, AB को मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आगे देखा था ना हम लोगों ने। तो x1 जैसे 2 है, ठीक है, तो 2 -4 अपॉन 2 एंड अगेन ये क्या हो जाएगा 2 -4 अपॉन 2। कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे पास -2 अपॉन 2 और -2 अपॉन 2, दैट इज़ -1, -1। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? -1, -1। अब ये CM है, इन्होंने बोला है कि लेंथ निकालो, तो मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस निकालना देखा जाए तो लेंथ मतलब डिस्टेंस हो गया C से लेकर M तक का। ठीक है, तो CM के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखो हमने स्पेस थोड़ी सी कम छोड़ दी भूल से, -1, -1 और ये, तो ये इसको ले लेते हैं x1 y1 और इसको ले लेते हैं x2 y2। अब फॉर्मूला क्या रहेगा? फॉर्मूला रहेगा x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो CM इज इक्वल्स टू x1 क्या है? -1, x2 क्या है? 5, तो -5 होल स्क्वायर, y1 क्या है? y1 है -1, y2 क्या है? -8, माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो -1 -5 -6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। 8 -1 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ओके, तो 15 1 कैरी 7 8 कितना आएगा बेटा? √85। कितना आएगा? √85। ओके जी हाँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे लिटरली।
ओके और फर्स्ट टर्म में तो लिटरली चांसेस होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म में पेपर उन लोगों को स्कूल वालों को एक्चुअली टफ बनाना होता है ताकि बच्चों को लेवल समझ में आए कि वो किस लेवल पे हैं। नाउ 22 नंबर क्वेश्चन, इफ़ P 2,4 Q O,3 and R 3,6 and S 5,y are the vertices of parallelogram AB PQRS, then find y। देखो पैरेललोग्राम है PQRS, उसमें P की वैल्यू है 2,4, Q की है 0,3, R की है 3,6 और S की है 5,y। तो हमें ये y की वैल्यू निकालनी है। ओके ना, देखो बेटा पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना बेटा, डायगोनल्स, ठीक है, वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं O पे, तो मतलब O की जो वैल्यू होगी मिड पॉइंट उस दोनों के लिए सेम होगी। ओके तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, मिड पॉइंट ऑफ SQ इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ PR। ठीक है, अब देखो SQ देखो तो क्या हो जाएगा 5 + 0/2 और y + 3/2, मिड पॉइंट के लिए अपन ने देखी ना फॉर्मूला यहाँ पर सेम, इक्वल्स टू PR में देखो तो 2 और ये 3, 2 + 3/2 और 4 + 6/2 हो गया। अब देखो हमें यहाँ पर इसकी y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको कंपेयर में ले लेते हैं, बाकी तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो y + 3/2, 4 + 6/2, ये 2 कैंसिल हो गया, y + 3 = 10, तो y = 10 - 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 7। डन, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या कह रहा है, इफ पॉइंट x, 4 लाइज ऑन द सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 5, देन फाइंड x। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन पे है, ओरिजिन मतलब कि ये 0,0 हो गया, रेडियस है 5 और ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू है x, 4, तो x निकालना है। ठीक है ना, अब देखो डिस्टेंस वाला लगाएंगे हम लोग, देखा जाए तो ये पॉइंट Q ले लेते हैं हम लोग और पॉइंट A ले लेते हैं, तो ये OQ, तो OQ जो है वो ओरिजिन से बन रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में आगे लिखा था ना x² + y², सिंपल। अब इन्होंने OQ कितना बोला है 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, x की जगह पे x² और y की जगह पर 4²। ठीक है, अभी रूट यहाँ पे ले लेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो x² + 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 25 = x² + 16, 16 को यहाँ पे ले लो, 25 - 16 = x², तो x² = 9, तो x कितना आ गया बच्चा 3 ± 3। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू ±3। डन बेटा, चलिए नेक्स्ट। इफ़ मीडियन इज इक्वल टू 13.2 एंड मीन इक्वल्स टू 15.3, फाइंड द मोड। अब इनका रिलेशन आता है z = 3 मीडियन - 2 मीन, ये रिलेशन आता है। ठीक है, याद कर लेना। तो मैंने उन्हें z निकालने को बोला है, मोड मतलब क्या निकालना है, z निकालना है, मीडियन मतलब m हो गया, मीन मतलब x बार हो गया, तो ये कितना है 13.2 - 2, x बार कितना है 15.3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 1 = 3, माइनस 2 3 = 6, 2 5 = 10, 1 कैरी 30, सो z = कितना हो जाएगा 9, 9.09। ठीक है, तो z के लिए कितनी आ गई बेटा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर्मूला x बार = a + सिग्मा fi di अपन सिग्मा fi फॉर द मीन di। अब di का फॉर्मूला क्या होता है, di का फॉर्मूला होता है xi - a। ठीक है, नेक्स्ट, द विकेट टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस एज फॉलोज, 2 6 4 0 0, जो भी है, फाइंड द मोड। अब मोड मतलब कि क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, कितना हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा कौन है 2 2 2, 3 बार आया, 3 3 2 बार ही है, बस और तो रिपीट नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा मोड 2। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 220 एंड 60। 220 के फैक्टर्स लिखेंगे हम लोग, 2 2 5 × 11। ठीक है ना, 2 2 = 4,
4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 11 220, एंड 60 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। ओके, चलिए अब कैसे लिखेंगे इसका, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11, यहाँ पे क्या है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम में क्या होता है, 2 स्क्वायर ले लेंगे, 5 एक बार ले लेंगे, 3 एक बार और 11 एक बार। 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 11 660। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट। इफ़ HCF 5795 इक्वल टू 57 m माइनस 95, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो देखो पहले तो HCF निकाल देते हैं हम लोग। तो 57 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 3 9 ज़ा, ओके 57, 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 3 9 ज़ा, 19 हुआ ना, तो 3 इंटू 19। ठीक है, और 95 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 5 1 ज़ा 5, 4, ठीक है 9 ज़ा, ठीक तो कितना हो गया 5 इंटू 19। तो HCF कितना है बच्चा, 19 आ गया। अब आपको क्या बोला गया, आपको HCF बोला गया है यहाँ पर, HCF इज इक्वल्स टू 57 m माइनस 95। तो HCF की जगह 19 लिख दें, 19 इज इक्वल्स टू 57 m माइनस 95। तो 19 प्लस 95 इज इक्वल्स टू 57 m। ओके, तो 19 प्लस 95 कितना होगा, 4 1 कैरी 10 11, 114 इज इक्वल्स टू 57 m। 114 डिवाइड बाई 57 इज इक्वल्स टू m 4। ओके, तो 57 1 ज़ा 57 2 ज़ा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। डन बेटा, क्लियर। Now next, if a is equals to x cube y raised to 5 and b equals to x square y raised to 2, then the LCM of a and b। अब देखो LCM क्या होता है, LCM का सिंपल अगर हम मतलब देखते हैं तो जो लीस्ट वैल्यू होती है वो लेने की अपने को, मतलब कम पावर। तो x में कम पावर कौन सा है, क्यूब है, सॉरी हाईएस्ट पावर, एक्सट्रीमली सॉरी एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेना होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर 5 आ गया और y में कौन सा है, 5 है। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया x रेज टू 5 y रेज टू 5। ठीक है, नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ द p ऑफ x 49x स्क्वायर माइनस 81 आर डैश। ओके, जीरोस निकालना है। तो 49x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल्स टू 0। 49 क्या होता है, 7 का स्क्वायर, और 81 कितना होता है, 9 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन रहा है, दैट इज़ a माइनस बी और a प्लस बी। ओके, तो दैट इज़ a माइनस बी, तो 7x माइनस 9 और 7x प्लस 9। ठीक है, तो देखा जाए तो 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/7, और दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस 9/7। तो जीरोस क्या आ गए, जीरोस आ गए प्लस माइनस 9/7। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द p ऑफ x x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 899 इज डैश। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस b/a होता है। अब बहुत सारे बच्चे ना इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे फैक्टराइज करके, ऐसा नहीं करना है, सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप इसको देखो तो मैं इसको कंपेयर कर लूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है माइनस 899 और a की वैल्यू 1, तो माइनस b मतलब माइनस 2/1। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस क्या हो जाएगा बेटा, -2। डन, चलिए नेक्स्ट क्या है, फॉर द गिवन ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू p ऑफ y, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द p ऑफ y इज डैश। p ऑफ y मतलब कि आपको y एक्सिस पे देखना है, ध्यान देना। अगर y इज इक्वल्स टू p ऑफ x आता है, अगेन जिन बच्चों ने मेरा फर्स्ट चैप्टर का देखा होगा ना,
एग्ज़ाम वाले जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे वो बच्चे समझ चुके होंगे। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए फॉर द फर्स्ट टर्म, हाफ टर्म, ठीक है। तो उनको मैंने तब भी क्वेश्चन बताया था कि y इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स अगर आता है तो आप x एक्सिस की तरफ ध्यान दोगे कि कितनी बार कट रहा है, बट x इक्वल्स टू पी ऑफ y है, मतलब कि आपको y एक्सिस की तरफ ध्यान देना है कितनी बार कट रहा है। तो y एक्सिस की तरफ कितनी बार कट रहा है, 1 2 3 और 4, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 4, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पी ऑफ एक्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि चलो एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 3x प्लस 5k माइनस 1, ठीक है। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं तो a की जगह 1 आ जाएगा, b की जगह माइनस के प्लस 3 आ जाएगा और c की जगह 5k माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए काट लो, तो माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस, ओके देखो ध्यान देना, माइनस की साइन क्वेश्चन की, बी की जगह माइनस के प्लस 3 और सी 5k माइनस 1। साइंस में प्लीज़ ध्यान देना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस हो गया तो k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5k माइनस 1, के एक तरफ ले लो वो एक तरफ ले लो, तो 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5k माइनस के, 4 इज इक्वल्स टू 4k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 1। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के इज माइनस 1/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, तो यहाँ पे a क्या हो गया 6, b क्या हो गया -1, c क्या हो गया k, ठीक है। और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो अल्फ़ा इंटू बीटा है c अपॉन a, अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 दिया हुआ है, c क्या है k और ये क्या है 6 को यहाँ पे ले लो, -6/3 इज इक्वल्स टू k, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, -2। ओके चलिए नेक्स्ट, इफ़ 13x प्लस 19y इक्वल्स टू 90 एंड 19x प्लस 13y इक्वल टू 70 देन x प्लस y की वैल्यू निकालनी है। 13x प्लस 19y इक्वल्स टू 90 और 19x प्लस 13y इज इक्वल्स टू 70, क्या निकालना है, प्लस निकालना है ना, तो बस सिंपली प्लस कर दो, तो 9 10 11 12 1 कैरी 3 32x प्लस 32y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 160, 32 कॉमन निकाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, x प्लस वाई इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाई 32, ठीक है। और टेबल लगेगी 16, ओके ना, 16 10 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ओके। तो x प्लस वाई कितना आ गया बच्चा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द गिवन डेटा सिग्मा fi xi इक्वल्स टू 6825 एंड सिग्मा fi 65, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि मीन निकालना है, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, दैट इज 6825 अपॉन 65, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको, सो 65 1 ज़ा 65 1 ज़ा 3 बचेगा 3, ओके। सो 32 तो होगा नहीं, ज़ीरो लगाएंगे तो 3 2 5 का हो जाएगा 5, ठीक है। तो x बार की कितनी वैल्यू आ गई 105, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज डैश। ये फॉर्मूला होता है बेटा नेचुरल नंबर्स के लिए, n + 1/2, ठीक है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू h, तो ui क्या है, तो ui होगा x i माइनस a अपॉन h, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस 36 x 20 28 14 y इज़ 22, फाइंड x प्लस y। देखो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस क्या है, 36 प्लस x प्लस 20 प्लस 28 प्लस 14 प्लस y, अपॉन में कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, और मीन आपको दिया है 22,
मतलब कि मैं इसकी जगह पे 22 लगा दूँ। 22 इज इक्वल्स टू, इन सबको प्लस कर लेते हैं बेटा, तो क्या होगा देखो 36 प्लस 20, तो अपने को मिलेगा 56 प्लस 28 84 प्लस 14 98, तो कितना हो गया 98 प्लस x प्लस y होल अपॉन 6 को यहाँ पे ले लूँ। सो 22 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 98 प्लस x प्लस y। ठीक है, तो 22 इंटू 6 कितना हो जाएगा 132 माइनस 98 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, माइनस कर लेते हैं बच्चा, कितना आएगा 34। डन, क्लियर। नाउ इफ़ P ऑफ A इज़ 3/7 फाइंड P ऑफ नॉट A, मतलब कि प्रोबेबिलिटी आती है ना इसकी फॉर्मूला, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 1। P ऑफ A इज़ 3/7, P ऑफ नॉट A इज़ 1, P ऑफ नॉट A इक्वल्स टू 1 माइनस 3/7। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 7 7, 7 माइनस 3 अपॉन 7, कितना आ जाएगा 4/7। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, इफ़ 5P ऑफ A इक्वल्स टू 3P ऑफ A नॉट, देन P ऑफ नॉट A इज़ वॉट। देखो अगेन, P ऑफ A प्लस P ऑफ नॉट A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे P ऑफ A को P ऑफ नॉट A के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, देखो 5P ऑफ A मतलब जो इवेंट हो रहा है और जो इवेंट नहीं हो रहा है वो इस तरीके से है। मैं 5 को नीचे ले लेती हूँ, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 3/5 P ऑफ नॉट A। अब ये P ऑफ A की जगह इसको अप्लाई कर दो, 3/5 P ऑफ A नॉट प्लस A नॉट इज इक्वल्स टू 1। सिंपली एलसीएम ले लेते हैं अभी, तो 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3P ऑफ A नॉट प्लस 5P ऑफ A नॉट होल अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। 3 प्लस 5 8 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। ये 5 को वहाँ पे ले लो, सो P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5 और ये 8 नीचे आ गया, तो कितना आया बेटा 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ P ऑफ A प्लस 2P ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 1.4 देन फाइंड द P ऑफ A। देखो, और हमें पता है कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A नॉट इज इक्वल्स टू 1 होता है। एलिमिनेशन कर लेते हैं, इसको काट लिया। ठीक है, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओह सॉरी, हाँ ओके, 2 माइनस 1 1, तो P ऑफ A नॉट 1.4 में से 1 गया तो 0.4। ठीक है, सो नाउ वी नो कि A और A नॉट का प्लस 1 होता है, तो 0.4 इक्वल्स टू 1, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.4, तो P ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.6। डन। चलिए नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ द फेब्रवरी इन अ लीप ईयर हैज़ 5 थर्सडेज। देखो बेटा, अभी क्वेश्चन को ध्यान से ना, आपको लीप ईयर बोला गया। अभी फेब्रवरी की बात कर लेते बेटा हम लोग, तो हमारे पास देखो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। ठीक है, और उन 4 हफ्तों में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 4 थर्सडे तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, 4 थर्सडे तो आएंगे ही आएंगे हमारे पास। ओके, अब बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डेज। ओके, तो हो सकता है कि वहाँ पे 4 फरवरी में 4 हफ्ते और 1 दिन और हो जाए। ठीक है, तो 1 दिन का चांस है कि थर्सडे वो दिन हो सकता है, एक बार चांस है। ठीक है, तो हम क्या लिखें, लीप ईयर, इसलिए क्या लिख देंगे 1/7। ओके, नहीं समझे, देखो ओके
यहाँ पे पॉइंट को समझो, समझना ज़रूरी है। चलो हम कंप्लीट कैलकुलेशन करते हैं। देखो पूरे अगर हम ईयर की बात कर लेते हैं, एक साल में टोटल 365 डेज़ होते हैं, समझना ठीक है। एक साल में टोटल 365 डेज़ होते हैं, ओके। और एक महीने में बेटा, एक महीने में जैसे मैंने कहा कि 4 हफ्ते होते हैं। 4 हफ्ते में, एक हफ्ते में 7 दिन और टोटल कितने दिन हो गए? 28 डेज़ हो गए। पॉइंट समझ में आ गई? क्लियर होगा ये इतना, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साल में अगर 365 डेज़ हैं और अगर हम ये देखते हैं कि एक महीने में 28 डेज़ हैं, अगर हम ये बोलें कि भैया 4 वीक इज इक्वल टू 28 डेज़ होता है, तो आपको जब कैलकुलेशन आएगा ना, तो कैलकुलेशन कैसे आप कर सकते हो? एक साल में 365 डेज़ हैं, 365 डेज़ का मतलब कितने हो जाएंगे बेटा? 32 वीक्स। 32 वीक्स प्लस 1 डे, पॉइंट समझना, सॉरी 52 वीक्स, ठीक है। तो 52 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 364 डेज़, ओके। अब टोटल दिन कितने हैं? 365 डेज़ है, मतलब कि एक दिन बाकी रह गया। ये हम बात कर रहे हैं नॉन लीप ईयर की, ओके। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया था लीप ईयर, क्या दिया था बेटा? लीप ईयर क्वेश्चन में दिया था। अब लीप ईयर में बात करते हो, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज़ होते हैं। तो हमारे पास अगर हम ये कह रहे हैं कि 7 हफ्ते हैं और 7 दिन है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो 364 डेज़ क्लियर हो जा रहे हैं यहाँ पे। नॉन लीप ईयर में हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, और लीप ईयर में हमारे पास कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। मंथ कोई भी हो, फरवरी हो, जनवरी हो, दिसंबर हो, वॉटेवर हो, 2 दिन बच रहे हैं। अभी 2 दिन में कौन से दिन आ सकते हैं? 2 दिन में आएगा, समझो मंडे ट्यूसडे आया, ट्यूसडे वेडनेसडे आया, वेडनेसडे थर्सडे आया, थर्सडे फ्राइडे आया, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे आया, सैटरडे संडे आया, संडे मंडे आया ना। तो अभी इन्होंने पूछा है कि फरवरी में कितने थर्सडेज हैं, तो थर्सडे कितनी बार आ रहा है? एक बार यहाँ पे, एक बार, तो 2 बार थर्सडे आया। टोटल दिन कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो क्या होना चाहिए? 2/7। तो हमेशा याद कर लेना, एक सिंपल सी लॉजिक बता देती हूँ आप लोगों को कि जब आपको लीप ईयर दिया जाए, कोई मंथ दिया, लीप ईयर दिया जाए तो हमेशा 2/7 आंसर आएगा, और अगर नॉन लीप ईयर दिया जाए तो हमेशा 1/7 आंसर आएगा। बस इसके आगे कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही तुमको ध्यान देना है। क्लियर? पॉइंट क्लियर हुई यहाँ पर? अब यहाँ पे फरवरी की थोड़ी सी बात अलग है। क्या अलग बात है? कि फरवरी में 28 डेज़ होते हैं। 28 डेज़ मतलब कि 4 हफ्ते क्लियर कंप्लीट। 4 हफ्ते, इसका मतलब कि 4 थर्सडेज तो आएंगे ही आएंगे। अगर लीप ईयर की बात करते हैं तो 28 की जगह क्या होता है बेटा? 29 डेज़ होते हैं, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बच गया। तो एक दिन एक्स्ट्रा आया ना, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1/7 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? 1/7 लिखेंगे। तो फरवरी मंथ है, इसके लिए, बाकी आप कोई मंथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके लिए आपको 1/7 लिखना है। डन? चलिए नेक्स्ट। इफ़ P of A minus P of not X 0.2 find A, सेम ही है। P of A minus P of not A is 0.2, P of A plus P of A not equals to 1, जो फॉर्मूला है कट गया। 2P of A is equals to 1.2, so P of A is equals to 1.2 divided by 2, that is 0.6। तो P of A की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.6। चलिए यहाँ पे ध्यान दो। इफ़ P of A is equals to x/3 and P of not A is 2/5, find the value of x। अगेन सेम फॉर्मूला, ओके। P of A x/3 और ये है 2/5 इज इक्वल्स टू 1। चलो पहले इसको यहाँ पे ले लेते हैं। x/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5, 5 को यहाँ पे ले लो। x/3 इज इक्वल टू 5 1 5, 5 माइनस 2/5, x/3 इज इक्वल्स टू 3/5, 3 को ऊपर ले लो। x इज इक्वल्स टू 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू 9/5। डन? चलिए नेक्स्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 मार्क्स इन अ 80 मार्क टेस्ट, ठीक है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 80 मार्क्स के पेपर में से 80 मार्क्स जो है आप वो स्कोर कर सकते हैं। अब 80 मार्क एक ही बार आएगा ना, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? 1/81, ओके।
कैसे नहीं है समझ में? देखो पॉइंट को समझो, 80 मार्क का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 80 मार्क में एक बंदा क्या क्या मार्क लेके आ सकता है? आप लोग मैम 0 भी ला सकता है, 1 भी ला सकता है, 2 भी ला सकता है और 80 और 80 भी ला सकता है ना। तो अगर आप इसको काउंट करो तो 1 से लेकर 80 तक तो 80 मार्क्स हो ही रहे हैं, और ये 0 भी तो कोई बच्चा ला सकता है, मतलब कि टोटल कितने हैं? 81, ठीक है। इसके लिए ध्यान दे देना कि आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स दिया हो, देखो अगर आपको 50 दिया हो ना तो नीचे क्या लिखोगे? 51। अगर आपको 100 मार्क का पेपर दिया हो तो क्या लिखोगे? 101। बात समझ में आ रही है? जो जितने मार्क का पेपर दिया ना उसमें एक नंबर ऐड करके यहाँ पे लिख देना। और आपको बोल रहे हैं कि 80 मार्क्स स्कोर कर रहे हो, 40 स्कोर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, दैट मार्क्स काउंट एज अ वन एंटाइटी काउंट करते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो मैं अगर 80 ऑन 80 स्कोर कर रही हूँ तो प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 80 मार्क एक ही बार आया ना मेरा, इट्स 1, ठीक है। तो इसकी जगह पे 1 लिख दूंगी, और 80 टोटल में से जो होंगे वो कितने लूँगी? 81, क्योंकि जो बच्चे 0 लेके आएंगे वो भी तो काउंट होते हैं ना, 0 इज़ ऑल्सो द मार्क। तो इसके लिए क्या होगा? 1/81। तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ बिठा दो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको 80 की जगह 50 आएगा, 50 की जगह 100 आएगा, तो इतना ध्यान देना है ऊपर 1 आएगा और नीचे जो भी वैल्यू जितने मार्क्स दिए हुए हैं ना उतने, जितने मार्क का पेपर, ध्यान देना जितने मार्क का पेपर तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितने मार्क का पेपर होगा ना बस उतने टोटल मार्क्स में 1 ऐड करके वो नंबर नीचे लिख देना। जैसे ऐसा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 80 मार्क्स इन अ 80 मार्क टेस्ट। अब यहाँ पे 80 मार्क्स की जगह मेरे को दिया हुआ है कि 45 मार्क्स, समझो आपको ऐसा बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग 45 मार्क्स इन अ 80 मार्क टेस्ट, फिर भी आपका आंसर यही आएगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं वो देख लेना और उसमें 1 कर लेना, बाकी ऊपर कुछ भी कितने मार्क्स स्कोर कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे 1 ही लगाओगे आप। चलिए नेक्स्ट, इफ़ द मीन ऑफ द 5, 12, 8, 15, 16, 21 एंड x इज़ 13 देन फाइंड द मीन। ओके, सेम ही है पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। तो 5 + 12 + 8 + 15 + 16 + 21 प्लस x वो लोग ओके कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और मीन कितना दिया हुआ? 13। 13 इज इक्वल्स टू प्लस कर लेते हैं हम लोग इसको। ओके, सो 5 8 10 ओके 12 + 8 20 20 + 5 25 25 + 15 40 40 + 16 56 56 + 21 77। कितना आया? 77 + x/7। ये यहाँ पे ले लो, 13 × 7 = 77 + x। तो 13 × 7 91 91 - 77 = x। कितना हो जाएगा? 14। तो x वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 14। नेक्स्ट, if the mode of the 16 15 17 16 15 x 9 10 17 14 14 is 15 then the value of x। अब क्या ही फ़र्क पड़ता है? देखो मोड आपको दिया हुआ है कि मोड आपका 15 है। अब मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर रिपीटेशंस। अब देखो 15 कितनी बार हो रहा है? 1 2, ठीक है, 2 बार 15 आया। ओके, 14 कितनी बार है? 14 भी 2 बार है। 16 कितनी बार है? 16 भी 2 बार है। 17 कितनी बार है? 17 भी 2 बार है। तो सबको 2 2 बार आ रहा है, मतलब x सीधी सी बात है x जो होगा वो क्या हो जाएगा? 15 होगा, तभी तो 3 बार आएगा, और 3 बार आएगा तो हमारी वैल्यू मोड की मैक्सिमम रिपीटेशन हो गई। तो x वैल्यू क्या आ गई? 15। नेक्स्ट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। वही तो इतना ईजी है। -1 - -5 1 - -1 + 5 कितना आया? 4। चलो क्या बोल रहा है? फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 9 10 नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला लिखा था हमने मीन का, क्या लिखा था? n + 1/2 19 + 1/2 20/2 कितना आया मीन? 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए। बच्चा यहाँ पे हमने ख़त्म कर लिए 50 ऑब्जेक्टिव्स। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपका फीडबैक बताइए दैट हाउ डिड यू फाइंड द लेक्चर। एंड अब इसके बाद मैं बाकी चैप्टर्स कवर करने वाली हूँ। चैप्टर 5 6 1 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है। प्लीज़ बेटा आप ज़रूर देखिए उन वीडियोस को। यू विल फाइंड द गुड क्वांटिटी ऑफ द क्वेश्चंस एज वेल एज डिफरेंट क्वेश्चंस। तो पेपर स्टैंडर्ड का है कि बेसिक का है, ठीक है, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि स्कूल में बेसिक और स्टैंडर्ड शायद इतना ज़्यादा डिवाइड नहीं करते हैं फर्स्ट टर्म में। तो इसके लिए मैंने
ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जो दोनों टाइप के बच्चों के लिए काम आ जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। बाकी सारे चैप्टर्स जो होंगे, 3rd चैप्टर है और शायद 15 चैप्टर है एंड सॉरी नॉट 15, प्रोबेबिलिटी एंड द स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर मैं कवर करके आपको दे दूँगी। मीनवाइल आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए एंड और कुछ आपको नीड हो तो ज़रूर बताइएगा इन द कमेंट सेशन एंड डू रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।